हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग का टॉपिक चल रहा था विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो यहाँ पर हमें एक डेटा मिलता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। तो उस डेटा के अनुसार 1950 में लगभग 2.5 अरब जनसंख्या था। 1980 में 4.5 अरब जनसंख्या था। मतलब किस रेशियो में बढ़ा आप उसको अंदाजा लगाइए, ठीक है। अब 2011 में लगभग 7 अरब हो गया। तो 1950 में 2.5 अरब, 1980 में 4.5 अरब और 2011 में लगभग 7 अरब। तो ये जो वृद्धि हो रही है पूरे पृथ्वी के जनसंख्या का, तो इसी वृद्धि को हम लोग जनसंख्या वृद्धि के तौर से या जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। अब इसको परिभाषा के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे या जनसंख्या वृद्धि को अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो किसी निश्चित समय के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि जो है ये दो तरीके से होता है। एक धनात्मक वृद्धि होता है और एक ऋणात्मक वृद्धि होता है। तो जनसंख्या में जब धनात्मक वृद्धि हम लोग किसको बोलेंगे? यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में निश्चित समय में जब वृद्धि होती है, जनसंख्या में निश्चित समय में जब वृद्धि होगी तो उसको हम लोग धनात्मक वृद्धि कहेंगे। और जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जब जनसंख्या में कमी आए तो उसको हम लोग उस ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। वहां पे जनसंख्या की कमी आ जाती है तो उसको हम लोग ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी विकासशील देश हैं उसमें लगभग जनसंख्या वृद्धि ही हो रही है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का जो रेशियो है या जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वहाँ पे काफ़ी कम है या बहुत ही धीरे है। लेकिन विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जनसंख्या का जो वृद्धि है इसको हम लोग लगभग निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत मात्रा में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। इसको हम लोग इस उदाहरण से इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 1991 में भारत की जनसंख्या लगभग आपका 84.6 करोड़, मतलब 84.6 करोड़ भारत का लगभग जनसंख्या था। वहीं 2011 में जनसंख्या हो गया आपका 102.7 करोड़। यानी उसको दूसरे शब्द हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि 102.7 करोड़, ठीक है, तो 102.7 करोड़। और जब 1991 का जो जनसंख्या है वो था आपका 84.6 करोड़, 84.6 करोड़। अब इसको जैसे इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो हमें 18.1 करोड़ 18.1 करोड़ की यहाँ पे जैसे देखते हैं वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुआ इसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि के तौर पे जान सकते हैं या जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। और साधारणतः लगभग 10 वर्षों के अंतराल में ही हम लोग का जनसंख्या का जनगण जो होता है या जनगणना हम लोग करते हैं।
तो जनसंख्या के जो वृद्धि है या जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग प्राकृतिक वृद्धि के तौर पे भी हम लोग गणना करते हैं कि इसकी किस तरीके से प्राकृतिक वृद्धि हो रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग अगर कुछ जो इससे जुड़ा हुआ कुछ जो मुख्य बिंदु है इस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है आपका जनसंख्या की वृद्धि दर। यहां पर हम लोग देखते हैं यह जनसंख्या की वृद्धि दर हम लोग किसको कहेंगे, तो यह जनसंख्या में परिवर्तन है जिसको हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अर्थात जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग प्रतिशत के आधार पर व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को हम वृद्धि जो है इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल, यानी कि 2 समय का अंतराल वहां पर रहेगा, उसमें जन्म और मृत्यु में जो अंतर होता है या जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का प्राकृतिक वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं, तीसरा बिंदु पे आते हैं, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। ठीक है, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, तो सबसे पहले हम लोग उस क्षेत्र का देखेंगे कि उस क्षेत्र में कितने जन्म लिए। ठीक है, और जितने जन्म लिए उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद उस क्षेत्र में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, तो जन्म से हम लोग मृत्यु को उसको हम लोग घटाएंगे और उसमें हम लोग जोड़ेंगे अप्रवास। अप्रवास को इमिग्रेशन बोलते हैं और उसको आजकल साधारण मतलब एक दूसरे शब्दों में भी आजकल निरूपित करते हैं, उसको हम लोग इन माइग्रेशन बोल सकते हैं। इन माइग्रेशन मतलब उस क्षेत्र में बाहर के कितने व्यक्ति आए, तो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं और उस ये जन्म से मृत्यु को घटाते हैं। उसके बाद अप्रवास को हम लोग उसमें जोड़ते हैं और उसमें जब घटाएंगे उत्प्रवास, उत्प्रवास को हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन, और उसको हम लोग आजकल एक दूसरे टर्म से भी हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन मतलब किसी क्षेत्र का व्यक्ति जब बाहर चला जाता है, प्रवासित हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्ट्स है, मतलब जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि सही में हम लोगों को जो पता चलेगा वो है जन्म से हम लोग मृत्यु को यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, उसमें जोड़ेंगे अप्रवास को यानी कि बाहर से जो आए हुए व्यक्ति को, उसके बाद उसमें घटाएंगे जो उस क्षेत्र से जो बाहर की ओर चले जाते हैं। तो हमारे पास जो डेटा मिलेगा उसको हम लोग जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक बिंदु पे आते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह कब होती है, यह तब होती है जब 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से या अन्य क्षेत्र से लोग स्थायी रूप से उस जगह पे आके बस जाए, उस जगह पे आ जाए, तो वहां पर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हम लोग किसको कहेंगे, यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे हम लोग जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और यहां पर होता क्या है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है और लोग उस प्रदेश की या उस देश के अन्य देश की या अन्य क्षेत्र की ओर प्रवासित हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां पे क्या है, जन्म दर। जन्म दर मतलब प्रजनन, फर्टिलिटी। तो जन्म दर जैसे है तो प्रजनन का अभिप्राय क्या है, जन्म से है, और प्रजनन की गणना
करने के लिए हम लोग कई विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उस विधि को हम लोग अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हैं। या हम लोग इसी को ही अशोधित जन्म दर को आधारभूत माप के तौर पर मानते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं अशोधित जन्म दर CBR, क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पे CBR B/P × 1000, यहाँ पे B के साथ BI भी लिख सकते हैं। BI इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जीवित बच्चों का ही हम लोग गणना करते हैं। तो ये जो विधि है यह सबसे आसान तथा सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला माप है। इसे मध्य वर्ष के प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जनसंख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसमें जैसे कि मैंने कहा सिर्फ जीवित शिशुओं का जन्म का ही इसमें गिनती किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्रूड बर्थ रेट जो है इसको हम लोग अशोधित जन्म दर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे B है, B बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक वर्ष में जन्म लेने वाले कुल शिशुओं की संख्या, ये B प्रेजेंट करता है। और P क्या है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, अर्थात उसी वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो ये जो सूत्र है यानी कि CBR B/P गुना 1000 इंटू 1000। तो इस सूत्र या विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इससे जनसंख्या वृद्धि दर का हम सही से अनुमान लगाया जा सकता है, या सही से अनुमान हम लोग उसको लगा सकते हैं। लेकिन जहां इस विधि में लाभ है वहां इस विधि का एक दोष भी है। और दोष क्या है कि इसमें बच्चे और बूढ़ों को भी शामिल किया जाता है जो कि प्रजनन कार्य में सक्रिय नहीं होते हैं, और इसीलिए इसे हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा बिंदु पे आते हैं मृत्यु दर। ठीक है, मोर्टालिटी रेट। तो जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने सन 1953 में मृत्यु की परिभाषा इस प्रकार दी है, मोर्टालिटी इज द परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज टेकन प्लेस। अर्थात जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्राणियों का स्थायी रूप से लोप हो जाना को हम मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु दर को मापने के लिए भी कई विधियां प्रयोग की जाती है, लेकिन उसमें सबसे जो प्रचलित विधि है या सबसे जो आसान विधि है, या दूसरा शब्द हम कह सकते हैं जो सबसे लोकप्रिय विधि है, वो है अशोधित मृत्यु दर। और इसमें क्या है कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। और इसका सूत्र इस प्रकार है, जैसे अशोधित मृत्यु दर यानी कि क्रूड बर्थ डेथ रेट, और यहाँ पे CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट, तो D/P मल्टीप्लिकेशन 1000, चूंकि इसको 1000 में हम लोग इसको ये करते हैं, निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रूड डेथ रेट अशोधित मृत्यु दर। यहाँ पे जो D है नंबर्स ऑफ डेथ्स, यानी कि एक वर्ष की अवधि में पंजीकृत कुल मृत्युओं की संख्या। दूसरा P क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन फॉर द ईयर। ठीक है, यानी कि उसी वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या। तो ये इस सूत्र से हम लोग अशोधित मृत्यु दर का हम लोग पता लगाते हैं। लेकिन मृत्यु दर जो है ये कई बातों पर निर्भर करती है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कोरोना महामारी की चपेट में
सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के जो तमाम देशों में जो अचानक अकाल मृत्यु हो रहा है, या अकाल मृत्यु जो मतलब हो रही है, तो इससे संपूर्ण जो विश्व है, तो ये जो इस तरह का जो महामारी आती है या इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, यहाँ पे मृत्यु दर का अचानक यहाँ पे उछाल आ जाती है, मृत्यु दर को यहाँ पे अचानक वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता है, ये कभी कभार ही होता है। ठीक है, अब जो अगला बिंदु है वो आते हैं प्रवास। ठीक है, तो प्रवास को हम लोग दूसरे शब्द में स्थानांतरण भी बोलते हैं। तो यहां पे क्या है कि जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने को हम लोग प्रवास कहते हैं, चाहे कम समय के लिए हो या फिर दीर्घकाल यानी कि लंबा समय के लिए हो, या फिर स्थायी हो या फिर अस्थायी हो। दूसरा क्या है, या स्वेच्छा से हो या फिर मजबूरी से हो। तो ये सारे जो है ये प्रवास के कारण होते हैं। तो स्थायी प्रवास में लोग क्या है कि जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं, और अस्थायी प्रवास जो होता है उसमें जैसे देखिए उसमें मौसम के आधार पर भी होता है या वार्षिक आधार पर। वार्षिक आधार में मतलब किसी आदमी का, जैसे भारत के कुछ जो श्रमिक लोग होते हैं, श्रमिक भाई लोग जो आते हैं, तो दुबई में अगर जाकर काम करने चले जाते हैं, अगर 1-2 साल के लिए जो होता है, तो उसको हम लोग वार्षिक, उसको हम लोग अस्थायी प्रवास के तौर पर गिनती करते हैं। उसी तरीके से जैसे मौसम के आधार पर भी प्रवास होता है। जैसे कृषि के समय कोई व्यक्ति जब दूसरे जगह जहाँ पे कृषि का कार्य होता है वहाँ पे चले जाता है, तो ये कृषि के तौर पे ये प्रवास होता है। उसी तरीके से प्रतिदिन प्रवास भी होता है, जैसे कलकत्ता वगैरह या मेट्रो सिटी जो भी होता है, या हम लोग सामने का अगर जमशेदपुर को हम लोग उदाहरण के तौर पे ले, तो हाता हल्दी पोखर से भी जो प्रतिदिन का जो मजदूर होते हैं वो जमशेदपुर का आके फैक्ट्रीज में आके काम करते हैं। तो ये दैनिक स्थानांतरण इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके के वो मतलब स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, दैनिक प्रवास, यहाँ पे वार्षिक प्रवास और मौसम के आधार भी प्रवास होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, यहाँ पे दो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला वर्ड यहाँ पे आता है इस प्रवास में, और वो क्या है, एक है उत्प्रवास, दूसरा है अप्रवास। उत्प्रवास को हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, और उसी को आजकल एक साधारण दूसरे शब्दों में भी निरूपित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउट माइग्रेशन। दूसरा अप्रवास को हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग एक दूसरे शब्द में निरूपित करते हैं इन माइग्रेशन। ठीक है, अब देखिए हम लोग उत्प्रवास को हम लोग थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे हम लोग उत्प्रवास करते हैं, उत्प्रवास इसको हम लोग कहेंगे। मतलब एक जगह से एक जगह या एक क्षेत्र का व्यक्ति जब दूसरे जगह में जाकर बस जाते हैं, मतलब आउट माइग्रेशन, वो जब बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अप्रवास। अप्रवास को हम लोग बोलते हैं इमिग्रेशन, इसको हम लोग दूसरे शब्द में इन माइग्रेशन। ठीक है, अप्रवास। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लोग दूसरे प्रदेश से यानी कि अन्य प्रदेश से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे हम लोग अप्रवास बोलते हैं। ठीक है, और ये कई तरीके का होता है, ये दोनों जो है उत्प्रवास और अप्रवास जो है ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें लगभग 4 जो है मुख्य प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ग्रामीण से नगर की ओर, मतलब ग्राम से कोई व्यक्ति नगर की ओर चले जाते हैं, चाहे अस्थायी हो या अस्थायी हो। उसी तरीके से ग्रामीण से ग्राम, ग्रामीण से ग्रामीण। तो इसमें अगर आपका दिमाग में आएगा कि ग्रामीण से ग्रामीण कैसे होगा, तो एक ग्रामीण व्यक्ति किसी काम की तलाश में किसी दूसरे ग्राम में जा सकता है, दैनिक स्थानांतरण के तौर पे, अस्थायी निवास के तौर पे, या फिर अस्थायी के तौर पे भी जा सकता है। तो यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण भी प्रवास होता है। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नगर से ग्रामीण, यानी कि नगर में जब कोई आदमी को किसी तरीके का कुछ तकलीफ होता है तो नगर से वो ग्रामीण के ओर भी पलायन करता है। और उसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण है अभी लॉकडाउन। बहुत सारे जो बाहर में जो श्रमिक भाई लोग जो फंसे हुए थे बड़े बड़े शहरों में, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि वो अपना ग्राम की ओर लौट आए। तो ये एक सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण कि नगर से भी आदमी ग्रामीण की ओर प्रवासित होते हैं। ये दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि नगर से ग्रामीण क्यों जाएगा, आदमी भाई ग्रामीण से नगर की ओर जाता है।
तो ये सबसे बड़ा उदाहरण ये लॉकडाउन ये पेश करता है इस बात को। अब अगला एक बिंदु पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि नगर से नगर, अब ये दिमाग में आएगा कि नगर से नगर कैसे प्रवासित होता है, तो उसको हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, वो लोग नगर में है। अब वो अगर किसी काम के तलाश में अगर अमेरिका के किसी बड़े शहर में जाकर बस जाए, या जो छोटा शहर है जिसको हम लोग नगर बोल सकते हैं, वो अगर मेट्रो सिटीज में आकर जाकर बस जाए, तो इसको हम लोग नगर से नगर हम लोग प्रवास कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगला जो एक टॉपिक है वो है आपका अपकर्ष कारण और दूसरा है प्रतिकर्ष कारण, यानी कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। हालांकि इसके बारे हम लोगों ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, ये पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसीलिए इस क्लास में इस बात का ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो दूसरा दिन। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको आप लोग लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा अगर पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जोहार।